Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. आज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में जानते हैं और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ने से पहले आप लोग स्ट्रक्चरलिज्म पे जो मेरा वीडियो है उसे ज़रूर देखें और मेरे हिसाब से आप जब भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को समझ पाएंगे जब आप स्ट्रक्चरलिज्म को अच्छे से पढ़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का वीडियो। नॉर्मली आपने बुक्स में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म दो तरीके से लिखा देखा होगा, विद ए हाइफन और विदाउट ए हाइफन। तो इन दोनों के मीनिंग में बेसिक थोड़ा डिफरेंस है, जबकि ये इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते रहते हैं। नॉर्मली लोग कभी ऐसे कर लेते हैं कभी ऐसे, बट अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विद ए हाइफन एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विदाउट हाइफन। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विद हाइफन can be taken to mean after structuralism. When post is added to it, it means after structuralism. It means the particular time period. Then this post structuralism with hyphen is in the meaning of time period. और दूसरा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जिसमें हाइफन यूज़ नहीं किया है उसका मीनिंग है फॉर ए बॉडी ऑफ वर्क, यानी वो सारा का सारा कार्य जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने किया उसके मतलब फिर हम उसे कैसे पहचानेंगे विद इट्स कॉमन फीचर्स, कॉमन आर्गूमेंट, कॉमन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स एंड राइटिंग स्टाइल जिनका कॉमन है, वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विदाउट हाइफन। इट मीन्स विद हाइफन इज इंडिकेटिव ऑफ टाइम पीरियड और वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन बताता है, वो वाला टाइम पीरियड बताता है। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विदाउट हाइफन उन कॉमन फीचर्स और आर्गूमेंट्स के बॉडी ऑफ वर्क को कहा जाता है। अब देखिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ। इट वॉज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट इमर्ज्ड इन फ्रांस। ये याद रखिएगा कि फ्रांस में हुआ इसका इमरजेंस, affecting the branches of knowledge like philosophy and humanities during 1960s and 1970s में, और इसका प्रभाव ह्यूमैनिटीज़ और फिलोसफी सब पे पड़ा। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बोथ बिल्ड्स अपॉन एंड रिजेक्ट्स द आइडियाज़ एस्टेब्लिश्ड बाई स्ट्रक्चरलिज्म। तो जैसे कि नाम बता रहा है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म यानी स्ट्रक्चरलिज्म के बाद वाला। तो इसमें आप ये याद रखिएगा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ऐसा नहीं है कि एज ए रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म आया। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो स्ट्रक्चरलिज्म में ऐड हुई तब भी उसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहा, कुछ चीज़ें उसमें स्ट्रक्चरलिज्म वालों की रिजेक्ट की पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म रिएक्शन भी है और कंटिन्यूएशन भी है किसका, स्ट्रक्चरलिज्म का। By 1950s, theory of structuralism propounded by Ferdinand de Saussure on linguistics began to be adapted in anthropology by Lévi-Strauss and in psychoanalysis by Lacan and in literary theory by Roland Barthes। तो आपको पता है स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी 1950s में आई और बहुत पॉपुलर हुई, लिंग्विस्टिक्स के फील्ड में थी। और जो क्रिटिक थे और जो फिलोसोफर थे जिन्होंने प्रोपाउंड की थी वो फर्डिनेंड डी सैशो। वो थ्योरी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और पॉपुलर हुई कि उसे डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई किया जाने लगा। तो एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में लेवी-स्ट्रॉस ने, साइकोएनालिसिस के फील्ड में लुकान ने एंड लिटरेरी थ्योरी के फील्ड में रोलर बार्ट्स ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। अब शुरू तो हो गई लेकिन वो स्ट्रक्चरलिज्म इन सारे फील्ड्स में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। बट बाय द लेट 1960s the structuralist theory began to be opposed by thinkers like Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault and Louis Althusser, and these theorists were referred as post-structuralists। देखिए आप कई सारे इसमें वो पढ़ेंगे क्रिटिक्स, थिंकर्स जो पहले स्ट्रक्चरलिस्ट थे लेकिन बाद में
प्रोसेस को समझते समझते वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हो गए, और उन्हीं में से एक फेमस हैं रोला बार्स। ही वॉज इन फेवर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, बट बाई 1960s और लेटर पीरियड में उन्होंने उसे डिस्कशन के बाद वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट की तरीके से लिखने लग गए थे। तो रोला बार्स इज़ द नेम जो आपको स्ट्रक्चरलिस्ट में भी मिलेगा और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट में भी। जैक्स डरिडा, मिशेल फूको, ये सब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं। नाउ क्योंकि मैं पहले भी कह रही हूँ कि आपको स्ट्रक्चरलिज्म समझने के बाद ही पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म समझ आएगा, तो फिर भी मैंने स्ट्रक्चरलिज्म थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। लिंग्विस्टिक्स में ये थ्योरी दी गई थी फर्डिनेंड डी चेशोर से, और उनका एक एजम्पशन था कि जैसे सारी चीज़ों को हम एक स्ट्रक्चर के आधार पर समझ सकते हैं, लैंग्वेज का भी एक अपना स्ट्रक्चर होता है, और उसी को हमें किसी भी टेक्स्ट में जब अगर हम उसका मीनिंग निकालना चाहते हैं तो हमें उस स्ट्रक्चर को, पूरे लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को, और जहाँ हमारा टेक्स्ट सेट है उस लैंग्वेज में, उस स्ट्रक्चर की स्टडी, उसके उस वृहद स्ट्रक्चर से रिलेशंस को समझना चाहिए। दिस थ्योरी एज्यूम्स दैट लिटरेचर इज मॉडल्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ये कहती थी थ्योरी के स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज पे ही लिटरेचर के मीनिंग बेस्ड होते हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट आर्ग्यू that the meaning of the text is not determined by individual but by the system of structure which governs the individual। स्ट्रक्चरलिस्ट के हिसाब से कि अगर आप किसी टेक्स्ट का मीनिंग निकालना चाहते हैं तो वो कोई व्यक्ति के आधार पे नहीं निकाल सकते। यानी व्यक्ति कौन हो सकता है, या तो ऑथर या तो रीडर। तो आप ऑथर और रीडर के हिसाब से मीनिंग नहीं सेट कर सकते, बल्कि आपको मीनिंग निकालने के लिए, सही मीनिंग निकालने के लिए आपको सिस्टम और स्ट्रक्चर को समझना होगा। कौन सा स्ट्रक्चर? द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। इफ़ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड व्हाट आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग होल ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट, देन डेफिनेटली गो थ्रू द video in which I have expressed about structuralism. So structure which governs the individual, because structure also governs the individual, so meaning should be understood by studying the structure. This theory is modeled on the concept of sign, signifier and signified. So accordingly, I am telling here in the brief, if someone is saying tree, the word tree is said or it is written on some paper, so it is a signifier. And as I am saying tree, a picture is coming to your mind like that, so the picture or the concept that is coming to the mind of the reader, मतलब दिमाग में जो परसेप्शन बन के आ रहा है उसके, वो सिग्निफाइड है, और इसी चीज़ को हम साइन के जरिए प्रस्तुत करते हैं। तो ये कंसेप्ट है। इसी तरीके से द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी अपोजिट भी स्ट्रक्चरलिस्ट ने दिया कि किसी भी मीनिंग को समझने के लिए स्ट्रक्चरलिस्ट ने कहा कि बाइनरी अपोजिट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे हमें ब्लैक बताना है किसी को कि व्हाट इज़ ब्लैक, तो हमें उसे कंपेयर करके बताना पड़ेगा कि उसका जस्ट अपोजिट क्या है, वाइट है, और जो वाइट नहीं है वो ब्लैक है। व्हाट इज़ गुड, जो ईविल नहीं है वो गुड है। व्हाट इज़ मैन, जो मैन नहीं है वो वूमन है। इस तरीके की थ्योरी स्ट्रक्चरलिस्ट ने दी थी। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, अब आगे हम ये स्टडी करेंगे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने इस स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी में क्या क्या तो कमियां देखी और किन किन चीज़ों को और आगे लेके गए। Now post-structuralist. The idea of structuralism drew the interest of scholars of the University of United States. तो मैंने बताया कि जो स्ट्रक्चरलिज्म वाली थियोरी थी ये फ्रांस में आई, और उस थ्योरी का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि यूनाइटेड स्टेट्स के स्कॉलर्स भी उसकी डेप्थ्स के बारे में जानना चाह रहे थे। तो वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में एक कॉन्फ्रेंस की गई एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन 1966, और वहाँ पे उन्होंने उन फ्रांस के स्कॉलर्स जो स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में कार्य कर रहे थे उन्हें बुलाया। उनमें जो मेन थे दे वर क्लॉड लेवी-स्ट्रॉ, लुई अल्थूजर, जैक्स लैकान एंड रोला बार्स एंड डरिडा। ये सारे के सारे लोग वहाँ गए अमेरिका में, एंड दे गेव देयर लेक्चर। वहाँ जाकर उन्होंने लेक्चर दिया स्ट्रक्चरलिज्म पे। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म पे लेक्चर देते देते कुछ तो चीज़ें ऐसी हुई कि जो स्ट्रक्चरलिज्म एक लिमिट तक बताती है और उससे आगे ये बताया जा सकता है।
कुछ लोगों ने तो ऐसा बताया, और कुछ लोगों ने ये बताया कि स्ट्रक्चरलिज्म वाले जो ये वाली बात कहते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी क्या बातें कहते हैं, उनमें से कुछ बातें ठीक नहीं हैं। यानी कुछ लोगों ने उसे अपोज किया किसी किसी जगह पे, और किसी किसी जगह पे उसमें चीज़ें आगे बढ़ाई गई। तो इस तरीके से जितने सारे लोगों ने इसके बारे में आगे बढ़ाया या अपोजिट किया, उन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं। अब इनका जो ये ऐसे था, डरीडा डिलीवर्ड हिज फेमस लेक्चर स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द ह्यूमन साइंसेज, ये इनका बड़ा फेमस लेक्चर है जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस में दिया, और इसी में बातें पता लग गई थी कि द स्टेटमेंट वाज अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इन द एसे डरीडा डिस्कस्ड ऑन द थियोरेटिकल लिमिटेशंस ऑफ टू स्ट्रक्चरलिज्म, उन्होंने बताया कि क्या लिमिटेशंस हैं स्ट्रक्चरलिज्म में, एंड ऑल्सो अटेम्प्टेड टू थियराइज द टर्म दैट वर नो लॉन्गर स्ट्रक्चरलिस्ट, और वहाँ पे उन्होंने बताते बताते कुछ ऐसे टर्म्स बताए जो कि स्ट्रक्चरलिस्ट वाले लोग यूज़ नहीं करते थे। इट मीन्स दे वर अगेंस्ट और दे वर इन रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म। अदर स्कॉलर्स टू प्रेजेंटेड देयर व्यू रिगार्डिंग स्ट्रक्चरलिज्म, दूसरे स्कॉलर्स ने भी अपने अपने व्यूज़ उस सेमिनार में और कॉन्फ्रेंस में दिए, एंड दीज व्यू क्यूमुलेटिवली लेड द फाउंडेशन ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, और यहीं से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की आधारशिला रख दी गई। एंड नाउ द फेमस क्रिटिक ऑफ, ही वॉज ऑल्सो ए स्ट्रक्चरलिस्ट and a post-structuralist, and how that movement took place that you would come to know. According to Bass, structuralism is not the end. Bass ने कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म कोई अंत नहीं है, but it can be further explained. लेकिन हम इसकी जो explanation है उसे आगे भी ले जा सकते हैं in a way that it may lead to contradictory position. और जब हम आगे इसकी explanation को बहुत आगे ले जाते हैं तो कुछ बातें आपस में contradict करने लगती हैं, तो वो कंट्राडिक्शन पैदा होने लगे। यानी एक बात स्ट्रक्चरलिस्ट ने कही और उसे आगे 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 जाके जब एक्सप्लेन किया तो जो कही गई बात थी उसी के अगेंस्ट बातें होने लगी। तो ये वाली बात रोना बार्स ने कही। ही वॉज ओरिजिनली ए स्ट्रक्चरलिस्ट बट ड्यूरिंग 1960 ही टर्न टू बी ए पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। ये बात याद रखिएगा कि ये स्ट्रक्चरलिस्ट भी थे शुरू में, बाद में पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हो गए। 1968 में इनकी फेमस बुक पब्लिश हुई द डेथ ऑफ द ऑथर। ये अमेरिकन जर्नल एस्पेन में पब्लिश हुई, और यहाँ से ये डिसाइड हो गया कि ये ही इज़ नॉट ए स्ट्रक्चरलिस्ट बट ए पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। अब देखिए डेथ ऑफ द ऑथर, जैसे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ किसी ऑथर की डेथ की बात कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द डेथ अबाउट विच वी यूजुअली टॉक अबाउट। ही डेथ ऑफ द ऑथर मीन्स द अथॉरिटी। पहले जो टेक्स्ट लिखा जाता था उसकी पूरी अथॉरिटी किसकी होती थी, ऑथर की, कि भाई ऑथर इज द अथॉरिटी, वही बताएगा कि भाई वो किस इंटेंशन से उसने ये सारी बातें लिखी हैं। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो अथॉरिटी होती थी ऑथर पे। लेकिन रोलैंड बार्ट्स ने कहा ही सेपरेटेड द ऑथर फ्रॉम हिज सेंस ऑफ अथॉरिटी। उन्होंने कहा नहीं, टेक्स्ट की अथॉरिटी ऑथर के पास नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू हिम द ऑथर इज मियरली द स्क्रिप्टर। वो तो भाई लिखने वाला है सिर्फ, स्क्रिप्टर, एंड द स्क्रिप्टर एग्जिस्ट ओनली टू प्रोड्यूस। और लिखने वाले का काम होता है कि सिर्फ लिख दो, बट नॉट टू एक्सप्लेन द वर्क। लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन का काम जो है वो ऑथर का नहीं है। तो इन्होंने उसे एक्सप्लेनेशन की अथॉरिटी से, मीनिंग की अथॉरिटी से अलग कर दिया, एंड दिस इज नोन एज द डेथ ऑफ द ऑथर। इन हिज ओपिनियन टू गिव द टेक्स्ट एन ऑथर and assign a single corresponding interpretation to it is to impose limit on the text. उन्होंने कहा कि अगर आप ऑथर को उसकी अथॉरिटी दिए रहते हैं तो फिर ऑथर बता देगा कि इस चीज़ के क्या मीनिंग है, वो उसका इंटरप्रिटेशन बता देगा, उसने किस हिसाब से वो चीज़ लिखी है। लेकिन कहते हैं कि इस तरीके से तो टेक्स्ट जो है वो लिमिटेड हो जाएगा, उसका एक ही मीनिंग निकल पाएगा, है, जबकि टेक्स्ट के अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं। तो आपको टेक्स्ट के ऊपर लिमिट नहीं लगानी चाहिए। लिमिट कब नहीं लगा पाएंगे, जब ऑथर सिर्फ एक सिंगल मीनिंग नहीं बताएगा। और ऑथर सिंगल मीनिंग कब नहीं बताएगा, व्हेन देयर इज द डेथ ऑफ द ऑथर। इट मीन्स व्हेन हिज सेंस ऑफ अथॉरिटी हैज़ बीन स्नैच्ड फ्रॉम हिम। In simple words, he asserted that author has no relation with the text. Simple words में ये वाली बात कि author का और text का कोई relation नहीं है,
वंस इट हैज़ बीन रिटन, उसने लिख दिया, देन टेक्स्ट बिकम इंडिपेंडेंट एंड गेन्स ऑटोनॉमी। तो टेक्स्ट की अपनी ऑटोनॉमी है, उस टेक्स्ट का अपना स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को जो स्टडी करे जैसे समझे ये उसकी मतलब होता है, ऑथर का उसमें कोई लेना देना नहीं है। In this respect, he seems to be with new critics who maintain text must be analyzed by not considering author's intention. Author को इस प्रकार हटा देने से वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे न्यू क्रिटिक्स की तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और वो भी ये कहते हैं कि ऑथर्स की कोई वैल्यू नहीं है मीनिंग निकालने में, सारी वैल्यू किसकी है, स्ट्रक्चर की है। सो authors but the structure of the text. Bass was against the traditional literary criticism practice of considering aspects of author's identity, his political views, historical context, religion, psychology or other biographical or personal attribute to trace the meaning from his work. देखिए यूजुअली बात ने कहा कि ऑथर जब हम किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग निकालते हैं तो ऑथर के बारे में हम जाने ना जाने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस समय क्या चल रहा था समाज में जाने ना जाने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस समय उसकी क्या बायोग्राफिकल कंडीशंस थी उस जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी क्या पर्सनैलिटी थी इसे जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा रोलरबार्स कहते हैं। जबकि ट्रेडिशनल लिटरेरी जो क्रिटिसिज्म होती थी उसमें हम ऑथर के बारे में भी जानते थे, तब समझते थे कि इसने ऐसी पोएम या नॉवेल या ड्रामा लिखा है तो क्यों कर ऐसा कर लिखा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऑथर की ये सारी बातें जानने की ज़रूरत नहीं है, आप टेक्स्ट को पढ़िए, उसकी लैंग्वेज को समझिए, लैंग्वेज का खुद का एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की एनालिसिस कीजिए, मीनिंग वुड बिकम क्लियर। नाउ ही रिप्लेस्ड ऑथर बाय द रीडर, उन्होंने ऑथर को रीडर से रिप्लेस कर दिया एज द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। कहते हैं रीडर इज द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, यानी पढ़ने वाला जो है वो सिग्निफिकेंट है। द प्रोसेस वाज कॉल्ड डी स्टेबलाइजिंग और डी सेंटरिंग ऑफ द ऑथर, यानी ऑथर को सेंटर से हटा देना, ऑथर की पोजीशन को स्टेबल से अनस्टेबल कर देना, ये काम किसने किया, रोलरबार्स ने किया। ही डिसेंटर्ड और डिस्टेबलाइज्ड द ऑथर। Like other post-structuralists, he rejected the idea that a literary text has a single meaning. सारे के सारे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इस बात पे एग्री करते हैं कि लिटरेरी टेक्स्ट का कोई सिंगल मीनिंग नहीं होता, न सिंगल पर्पस होता है। हर रीडर टेक्स्ट को पढ़ने के बाद अपना अपना मीनिंग निकालता है और इसलिए एक टेक्स्ट के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। And asserted that every reader creates his or her own meaning of the text. In this way, a text has a multiple meaning. Bass compared text and textile. बात ने अपनी बुक में टेक्स्ट को कंपेयर किया टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल मीन्स ए पीस ऑफ क्लॉथ। A piece of cloth is having weaving. Certain threads are in this manner and certain threads are in this manner. So he compared text with textile and declared that a text is a tissue. Text is a tissue of what? As textile is a tissue of threads, similarly text is a tissue of quotations. And from where the quotations are coming? These quotations are coming from innumerable centers of culture rather than from one individual experience. Yani the meaning may be multiple because the text is made up of a number of quotations which are depicting the different centers of culture. They are not the expression of the experience of a single person. Another famous critic of post-structuralism is Jacques Derrida, and he is closely associated with this theory. He was a French philosopher and is famous for his theory of deconstruction. इनकी theory of deconstruction बहुत important है, and which emphasize the concept of unstable unfixed meaning. जैसे रोलरबार्स कहते हैं कि मीनिंग कोई स्टेबल नहीं है, इसी तरीके से ये भी कहते हैं कि किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग ना स्टेबल है ना फिक्स्ड है, एज इट फंक्शनड इन लैंग्वेज। ही गेव ए फेमस लेक्चर इन द प्रीवियस स्लाइड आई टोल्ड यू कि उन्होंने एक
लेक्चर दिया था, स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेज in 1968, presented at the Johns Hopkins conference in October 1966, and it was published in 1968, is often thought to be the starting point of the post-structuralism. In his essay, classical mode of thinking has been contrasted with the post-structuralist way of thinking, and a critique of structuralism was presented by raising the issue of structurality of structure. जैक्स डरीडा, एज आई टोल्ड यू, बहुत फेमस क्रिटिक हैं, और इनकी जो थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन है वो अच्छी खासी डिटेल्ड थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पूरी थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन नहीं समझाई जा सकती इस वीडियो में, बिकॉज अवर फोकस इज़ ऑन द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। सो आई थिंक आई विल हैव टू मेक ए सेपरेट वीडियो इसके लिए, थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन आप इतना याद रखिए कि इनकी थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन थी, और उसमें इन्होंने कहा था क्या बताया है, ये बस इतना थोड़ा सा याद रखिएगा। सो इन्होंने इस ऐसे में अपने कंपैरिजन किया कि क्लासिकल टाइम में कैसे लोग सोचते थे मीनिंग के बारे में, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कैसे सोचते हैं। और इसमें इन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट वे ऑफ थिंकिंग और स्ट्रक्चरलिस्ट वे ऑफ एनालाइजिंग ए थिंग को क्रिटिसाइज़ किया, और इन्होंने इशू रेस किया स्ट्रक्चरलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर की क्या स्ट्रक्चरलिटी होती है, दैट वी वुड लर्न लेटर ऑन। डरीडा क्रिटिसाइजेज स्ट्रक्चरलिज्म, डरीडा ने स्ट्रक्चरलिज्म क्रिटिसाइज की ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। He argued that structuralist theory gives more importance to structural element of a system. उन्होंने कहा कि भाई स्ट्रक्चरल थ्योरी को थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देती है, जबकि कंटेंट और मीनिंग ऑफ द सिस्टम पे ध्यान नहीं देती। दिस लीड्स टू द रिडक्शनिस्ट व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड कल्चर। ये बात सही है कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर्स सारे के सारे यूनिवर्सल और टाइमलेस नहीं हो सकते, वो चेंज होते रहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर एंड द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर। तो जब आप ह्यूमन बिहेवियर और कल्चर की स्टडी नहीं करोगे, आप सिर्फ स्ट्रक्चरल एलिमेंट की स्टडी करोगे, तो फिर ये व्यू तो रिडक्शनिस्ट व्यू कहलाएगा, मतलब आपने किन्हीं चीज़ों को मीनिंग निकालते समय कम आंका। In this way, human beings become merely passive receivers of the meaning. तो इस तरीके से जो पढ़ने वाला है भाई, उसका भी बिहेवियर है, उसका भी कल्चर है, वो भी अपनी तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करेगा, मीनिंग निकालेगा। तो फिर इस तरीके से अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चर पे बात करते रहे, तो फिर ह्यूमन बींग्स तो जो हैं वो पैसिव रिसीवर्स ऑफ द मीनिंग बन जाएंगे, वो एक्टिव एजेंट नहीं रहेंगे हु कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग। जबकि सच्चाई यही है कि ह्यूमन बींग्स ही मीनिंग लिखने की बात कर रहे हैं, वही समझने की बात कर रहे हैं, और आप उन्हें इंटरप्रिटेशन के सिस्टम से बिल्कुल अलग कर देते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सिर्फ लैंग्वेज की बात करते हैं। ये ठीक नहीं है। His next argument was that structuralist theory often ignore historical and contextual factors that shape and influence systems and structure. वही वाली बात यहाँ पे आई कि ह्यूमन बिहेवियर एंड कल्चर है, यहाँ पे भी है कि हिस्टोरिकल और अदर साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल बहुत सारे से फैक्टर्स हैं जो उन सिस्टम्स को और उन स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर हम उन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देंगे तो फिर मीनिंग प्रॉपर तरीके से टेक्स्ट का समझ में नहीं आएगा। जबकि स्ट्रक्चरलिस्ट सिर्फ लैंग्वेज की बात करते हैं, वो इन कंटेक्स्ट की बात नहीं करते। दिस कैन लीड टू द व्यू ऑफ स्ट्रक्चर्स एज टाइमलेस एंड यूनिवर्सल। तो स्ट्रक्चरलिस्ट के हिसाब से तो यही बात थी कि स्ट्रक्चर टाइमलेस है, यूनिवर्सल है, रादर देन बीइंग शेप्ड बाय पर्टिकुलर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। जबकि सच्चाई ये है कि ये शेप होते रहते हैं, स्ट्रक्चर भी, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर भी शेप होते रहते हैं पर्टिकुलर हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। Derrida argued that many structuralist theory mainly focused on language as the primary means of communication. एक इनका ये ऑब्जेक्शन था कि स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी वाले
लैंग्वेज पे फोकस करते हैं और उसे मानते हैं प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि यही बातचीत का एक तरीका है और इसी से ही वो मीनिंग ड्रॉ करते हैं। इतने बीच में वो क्या भूल जाते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट, दिस कैन लीड टू द नेग्लेक्ट ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दूसरे भी तो तरीके हैं, मीनिंग दूसरे तरीके से भी तो निकलता है, सच एज जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, जिसकी बात स्ट्रक्चरलिस्ट ने कहीं नहीं की। तो इन तीनों पॉइंट्स पे डेरिडा ने स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच को ठीक नहीं बताया। नाउ ए लिटिल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिकंस्ट्रक्शन। According to Merriam-Webster dictionary, deconstruction does not mean demolition. Demolition means किसी चीज़ को नष्ट कर देना। Deconstruction का मतलब नष्ट करना नहीं है। Instead, it means breaking down. उसे तोड़ना है, तोड़ना, और तोड़ने के बाद उसे एनालाइज करना, समझना, to discover the true significance, ताकि हमें चीज़ों के सही से सिग्निफिकेंस समझ में आ जाए। विच इज़ सपोजली ऑलमोस्ट नेवर एग्जैक्टली वॉट द ऑथर इंटेंडेड। और कई बार जो डिस्कवर करते हैं हम एनालाइज करने के, फर्स्ट वी आर ब्रेकिंग डाउन इट टू द पीसेस एंड देन एनालाइजिंग, तो फिर जो मीनिंग आता है, जो सिग्निफिकेंस हम डिस्कवर करते हैं, वो अक्सर जो ऑथर चाहता है उससे बहुत अलग होता है, यानी रीडर अपना मीनिंग खुद बनाता है। Derrida's main influence for the development of this theory was from the theorist Martin Heidegger, who in work called Being and Time talks about destructuring of previous philosophical concepts such as time, history, matter, etc. in order to better understand them. अब डेरिडा का ये कंसेप्ट ऑफ डिकंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ने के बाद तो आया, बट simultaneously he was also influenced by the other theorists like Martin Heidegger, उनसे प्रभावित थे, और इसके अलावा he was also influenced by the philosopher and critic Nietzsche, who has given the concept of who has given the metaphysics of the concept of being and truth. So these were the influential forces, and as I told you, we would make a separate video on the concept of deconstruction, then in detail we would be able to understand that. So mere simple meaning you should keep in mind is that deconstruction is the breaking down of the different parts of the text and just analyze them to draw something new which is different from what exactly the author intended. Derrida is of the opinion that deconstruction is concerned not with the discovery of truth. जब हम deconstruct कर रहे हैं, चीज़ों को अलग अलग करके रख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम ट्रुथ की किसी की नई की डिस्कवरी कर पाएंगे, और डिस्टिलिंग करेक्ट कंक्लूजन, और ये भी ज़रूरी नहीं कि उसके बाद हम एक करेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे, बट रादर विद द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग सेल्फ। लेकिन ये प्रोसेस होगा क्वेश्चनिंग इटसेल्फ, मतलब क्वेश्चन होगा उस टेक्स्ट पे बेस्ड, बहुत सारे से क्वेश्चन होंगे, तो फिर जब क्वेश्चंस होंगे तो मल्टीपल ट्रूथ्स एंड मीनिंग वुड कम आउट। डिकंस्ट्रक्शन ओपन्स अप पॉसिबिलिटीज। According to Jacques Derrida, deconstruction is the process which opens up a number of possibilities of explanation or interpretation that have been suppressed by the virtue of dominance of one particular philosophical tradition. Usually what happen that there is a text, और हमें उसे एक पर्टिकुलर एंगल से ही पढ़ाया गया और हम उसे पर्टिकुलर एंगल से पढ़ते हैं, वो काम खत्म मान लेते हैं। लेकिन अगर हम उस टेक्स्ट को डिकंस्ट्रक्ट करें तो हमें उसमें से बहुत सारे से और एंगल भी दिखाई देने लगेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और आपको बताया कि देशभक्ति की इसमें बात है, इसमें फैमिली स्ट्रक्चर भी बताया है, फिर आपने उसे और बारीकी से पढ़ा तो पाया कि नहीं, फैमिली स्ट्रक्चर में ये भी दिखाया गया है कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनकी बात ज़्यादा सुनी नहीं जाती, यानी फेमिनिस्ट एंगल आपको समझ में आता है। वो कब समझ में आया? व्हेन यू डीकंस्ट्रक्टेड द टेक्स्ट, यानी एक ये वाला नज़रिया है पेट्रियोटिज्म वाला, एक ये वाला नज़रिया है फैमिली वाला, एक ये नज़रिया
नज़रिया है सोशल वाला और एक ये नज़रिया है फेमिनिस्ट वाला। तो ज़्यादातर बार टेक्स्ट का जो इंटरप्रिटेशन है वो डोमिनेंस ऑफ वन पर्टिकुलर फिलोसफिकल ट्रेडिशन के हिसाब से हो जाता है कि जो ज़्यादा डोमिनेंट टाइप का फिलोसफिकल ट्रेडिशन है उस समय का, उसके हिसाब से उसे इंटरप्रेट कर देते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, उसमें बहुत सारे से और इंटरप्रिटेशन भी दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ की पोइट्री है तो उस समय नेचर का ज़्यादा वो था, दे वर द रोमांटिक्स एंड दे वर टॉकिंग अबाउट नेचर, तो नेचर पोइट्री। बट नाउ इट इज़ ईको क्रिटिसिज्म की बात होती है। तो हम आज, जबकि वर्ड्सवर्थ के समय वो ईको क्रिटिसिज्म वर्ड भी नहीं था, लेकिन जब हम डिकंस्ट्रक्ट करते हैं वर्ड्सवर्थ का टेक्स्ट तो हमें वहाँ ईको क्रिटिसिज्म भी दिखाई देती है। Now there are a few terms that are used by Derrida that are logocentrism, phallogocentrism, the metaphysics of presence, aporia, deference, etc. Definitely it would need a separate video, only then we would be able to understand these terms. Now the application of post-structuralism. The theory aims at exposing the gaps, the confusions, the contradictions in a discourse and how a text undermines itself. First of all, a flaw is discerned in the text and then the hidden articulation are revealed by exploring text, opposition, reversals and ambiguity. This is the process. कैसे होता है डिकंस्ट्रक्शन का एप्लीकेशन। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का समझिए, उसमें डिकंस्ट्रक्शन भी आ ही जाएगा कि जब एक टेक्स्ट पढ़ा जाता है तो उसमें से गैप्स और कन्फ्यूजन्स, कंट्राडिक्शंस उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उसकी एनालिसिस होती है और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर, सपोजिशन, रिवर्सल, एम्बिग्विटीज़ को फाइंड आउट करके एक नए मीनिंग को निकालते हैं। फॉर दिस पर्पस ए केयरफुल रीडिंग विद क्रिएटिविटी इज़ नीडेड। इस पर्पस के लिए, ये सारा करने के लिए एक कर्सरी रीडिंग नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया, नहीं, केयरफुल रीडिंग, बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत होती है और बारीकी के साथ भी क्रिएटिविटी हो ताकि आप उन चीज़ों को पकड़ पाएँ, समझ पाएँ जो उसमें हिडन या गैप की फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। द टेक्स्ट सेज समथिंग डिफरेंट देन व्हाट इट अपीयर्स टू से, क्योंकि टेक्स्ट दिखता तो कुछ है कहता हुआ, लेकिन वास्तव में वो उससे अलग, वो जो चीज़ है रीडिंग बिटवीन द लाइन, वो आप कर सकते हैं विद केयरफुल रीडिंग। नाउ द कॉमन फीचर्स, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में क्या कॉमन है? फर्स्ट थिंग इज दिस कि दोनों लैंग्वेज को सेंटर पे मानते हैं और ये मानते हैं कि लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, सेल्फ स्टैंडिंग स्ट्रक्चर होता है, और दोनों के दोनों पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और स्ट्रक्चरलिस्ट फॉलो करते हैं फर्डिनेंड डी सोशर की थ्योरी दैट वाज ऑन लिंग्विस्टिक एंड दे structuralist and post-structuralist are applying it on literature. They both claim that language is rather to be seen as a system of sign existing independently from both the mind and physical reality. दोनों के दोनों लोग तरीके के क्रिटिक्स जो हैं वो लैंग्वेज को एक सिस्टम ऑफ साइन मानते जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। दोनों का ये मानना है। They both keep the author away from the study of the text. Structuralist और post structuralist दोनों author को बहुत ज़्यादा significant नहीं मानते when they are drawing the interpretation of a text. Now क्या difference है structuralism और post structuralism में? देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म क्लोज सिस्टम मानता है सिग्निफायर और सिग्निफाइड का, जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि नहीं, ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में कुछ गैप हो सकता है। स्ट्रक्चरलिज्म मेक्स ए बाइनरी अपोजिशन सच एज मेल, फीमेल, डे, नाइट, ये मैंने आपको बताया था, टू अंडरस्टैंड एनी स्ट्रक्चर। दीज टर्म्स आर ऑफन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ हायरार्की। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते हैं? रिजेक्ट दिस, कहते हैं नहीं नहीं, ये कोई तरीका सही नहीं है कि फीमेल को बताने के लिए मेल बताना। क्यों? क्योंकि इस कंसेप्ट में, बाइनरी अपोजिट कंसेप्ट में, एक चीज़ तो डोमिनेंट है ही। पोस्ट स्ट्रक्चर रिजेक्ट दिस कंसेप्ट दैट द डोमिनेंट वर्ड, फॉर एग्जाम्पल इन मेल फीमेल, मेल इज डोमिनेंट, फ्रॉम डे एंड नाइट, डे इज डोमिनेंट, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट इज डोमिनेंट, इन ए पेयर इज डिपेंडेंट ऑन इट्स इंटीरियर और काउंटर पार्ट्स। तो ये फिर इस पर डिपेंड, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, तो फिर इस तरीके से
ये लोग इस बात को नहीं मानते और ये बाइनरी अपोजिट वाले सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का अंतर देखिए फिर आगे। स्ट्रक्चरलिस्ट आर्ग्यू दैट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इज सेपरेबल फ्रॉम द कल्चर एंड हिस्ट्री। ये बताया भी था आपको, स्ट्रक्चरलिस्ट के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट की कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए कल्चर और हिस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो सिर्फ टेक्स्ट को देखेंगे, लैंग्वेज के हिसाब से उसकी एनालिसिस कर देंगे। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि नहीं, जो व्यक्ति है वो भी तो कल्चरली और हिस्टोरिकली और स्ट्रक्चर होता है, तो फिर आपको उन चीज़ों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, यानी कल्चर और हिस्ट्री के बारे में। स्ट्रक्चरलिज्म रीचेज द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट थ्रू लिंग्विस्टिक एनालिसिस टू शो देयर इज ए कॉमन एंड सेंट्रल मीनिंग टू ऑल कल्चर। तो ये बात भी बताई थी कि ये कहते हैं कि देयर इज ए यूनिवर्सल सेंट्रल मीनिंग इन ऑल कल्चर्स। लिंग्विस्टिक एनालिसिस में इन्होंने ये कहते हैं कि नहीं, जो ट्रुथ्स होते हैं वो सेंट्रल और यूनिवर्सल हैं इन ऑल कल्चर्स। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं लिंग्विस्टिक को तो ये मानते हैं, बेसिस लिंग्विस्टिक एनालिसिस तो करते हैं, बट क्लेम दैट देयर इज़ नो कॉमन और सेंट्रल मीनिंग। वो कहते हैं नहीं, कोई कॉमन और सेंट्रल मीनिंग नहीं है सारे कल्चर्स में। दे आर्ग्यू दैट देयर कैन नॉट बी यूनिवर्सल मीनिंग, एक मीनिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब साइन सिग्निफाइड, साइन मैंने आपको बताया था सिग्निफाइड, जब अलग अलग कल्चर में अलग अलग साइन हैं तो फिर मीनिंग एक तरीके का कैसे मिल सकता है। तो स्पेसिफिक साइन जो हैं वो अलग अलग कल्चर में अलग अलग होते हैं, तो कोई लिंग्विस्टिक एनालिसिस के बाद आप कॉमन और सेंट्रल मीनिंग जो सारे कल्चर्स के लिए सेम है नहीं निकाल सकते। ये बात पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का कहना है। नाउ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। देखिए, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की शक्ति ये है कि ये किसी भी लिटरेचर को ओपन पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ऑल्टरनेट मीनिंग पाने की चाह रखते हैं, वो फिक्स्ड मीनिंग की बात ही नहीं करते हैं। और ऑल्टरनेट मीनिंग कब आएंगे? जब हर व्यक्ति इंडिविजुअल एनालिसिस करेगा। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चरलिज्म से ज़्यादा इंसाइटफुलनेस है, ज़्यादा गहन अध्ययन करना है चीज़ों का, उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती है। वीकनेस क्या है? देखिए कि अगर हम बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल एनालिसिस कर रहे हैं, तो फिर जो टेक्स्ट का मैसेज है उसके खो जाने का डर होता है कि मैसेज ऑफ द टेक्स्ट कुड बी लॉस्ट। जो रियल मैसेज है टेक्स्ट का, रियल है या मान लीजिए जो भी मैसेज है टेक्स्ट का, वो खो जाता है अगर बहुत सारे से इंटरप्रिटेशन दिए जाते हैं एक ही चीज़ के। सम क्वेश्चनिंग में टर्न आउट इलॉजिकल। अगर बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चनिंग है, जैसे बताया था ना कि क्वेश्चनिंग इटसेल्फ, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग है टेक्स्ट की, तो फिर कई सारी इलॉजिकल तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो दीज आर द वीकनेसेस। मतलब इस हिसाब से मतलब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पे भी कहीं कोई लिमिट होनी चाहिए कि ये मीनिंग लॉस्ट ना हो और चीज़ें इलॉजिकल ना हो। I think you would be able to understand post-structuralism in that way. There is yet another second part of post-structuralism, जिसमें हम दूसरे critics जो हैं post-structuralism के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सेकेंड पार्ट इसके बाद देखिएगा। Only then the post-structuralism would be complete in that respect. So thanks for your patience listening.